हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग शाम वाली क्लास में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन लगातार कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जो भारतीय संविधान में विदेशों से लिए गए हैं और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या। ठीक है, तो पहली बात तो यहां पर देखो कि प्रस्तावना को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रस्तावना, उद्देशिका या फिर आमुख। ठीक है, इन तीनों का मतलब ही क्या होता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना, उद्देशिका और आमुख। बहुत बार क्या होता है कि परीक्षा में प्रस्तावना ना देके उद्देशिका दे देता है, उद्देशिका या फिर आमुख दे देता है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना, उद्देशिका या फिर आमुख एक ही चीज है और जो प्रस्तावना है वो संविधान के परिचय को या फिर संविधान की भूमिका को कहते हैं। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद वो आपके सामने आएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें पूरे भारतीय संविधान का परिचय है, बल्कि ये संविधान का सार है और प्रस्तावना को पढ़ने से ही भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या हैं, मूल्य क्या हैं, आदर्श क्या हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो प्रस्तावना की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये संविधान का परिचय या फिर भूमिका होती है संविधान की और इसमें पूरे संविधान का क्या होता है, सार होता है। ठीक है, और हमें प्रस्तावना से संविधान के आदर्शों का पता चलता है, उद्देश्यों का पता चलता है और सरकार का स्वरूप क्या होगा इस बात का भी पता चलता है। साथ में ही प्रस्तावना में अगर हम देखें तो संविधान के स्रोत क्या हैं इनका भी पता चलता है और संविधान के लागू होने की तिथि का भी उल्लेख प्रस्तावना में होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों की जानकारी या फिर परिचय हमें किससे मिलती है, प्रस्तावना से। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी बहुत से लोगों के द्वारा कहा गया है। जैसे कि आगे हम लोग देखें तो कुछ लोगों के कथन हैं प्रस्तावना के संदर्भ में और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा है, ये कहा है N.A. पालकी बाला ने। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा है, N.A. पालकी बाला ने। वहीं पर देखो के.एम. मुंशी क्या कहते हैं, के.एम. मुंशी कहते हैं प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। ये बात कही है के.एम. मुंशी ने। अब देख लेते हैं कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग सुभाष कश्यप के कथन को देखें तो इन्होंने कहा है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ठीक है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये बात सुभाष कश्यप ने कही है। यहाँ पर ये चार ऐसे कथन हैं कि जो विभिन्न एग्जामों में भी पूछे गए हैं और ये प्रस्तावना के संदर्भ में कहे गए सबसे इम्पोर्टेंट कथन हैं। याद कर लीजिए, A.N. पालकी वाला, के.एम. मुंशी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सुभाष कश्यप। ठीक है, ये कथन है, किसने क्या कहा, इनको एकदम रट लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं प्रस्तावना को। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है।
इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसकी परिभाषा को देखा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना में संविधान का सार होता है, प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल्यों का पता चलता है, और साथ ही जो सरकार का स्वरूप होगा वो कैसा होगा। तो जो अभी तक हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा था ये सारी चीजें, तो अब आप एक बार इस प्रस्तावना को पढ़िए, हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर उन सारी चीजों का यहाँ पर मतलब निकल कर आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको पढ़ा। अब देखो वहां पर क्या क्या कहा गया था कि ये संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। अब देखो इससे पूरे संविधान का पता चलता है कि भारत कैसा होगा, एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। सरकार की भी प्रणाली इसमें बता दी गई कि कैसी होगी, लोकतांत्रिक। और देखो यहाँ पर सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा, सभी को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, यानी कि और बंधुत्व को बढ़ाने वाली, संविधान के लागू होने की तारीख भी यहाँ पर है, ठीक है। और देखो यहाँ पर संवत भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि इसमें पूरे संविधान का सार है, कैसे भारत के संविधान के उद्देश्य हैं, क्या भारतीय संविधान के मूल हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का उल्लेख इस भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिल जाता है। तो अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर इसी से सारे क्वेश्चन निकलकर सामने आएंगे, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक क्रम बन के आता है ना, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। तो इनके संदर्भ में बीपीएससी में एक दो प्रश्न ऐसे पूछे जा चुके हैं जो कि इस क्रम को वहां पर व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया था। तो आप लोग याद कर लीजिए, भारत को एक संपूर्ण, फिर देखो यहाँ से प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है। तो ये सब एक क्रम में आप लोग याद करिए। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है ये समझना जरूरी है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो एक प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के इसी प्रस्ताव पर आधारित है, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। अब देखो प्रस्तावना के संदर्भ में आप देखेंगे कि पंडित नेहरू के द्वारा कब ये प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये बहुत जरूरी है, 13 दिसंबर 1946 को। ये अभी रिसेंटली एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है।
उसके बाद देखो संविधान सभा जो थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसने पंडित नेहरू के प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो पंडित नेहरू ने इसे कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने पंडित नेहरू के इस प्रस्ताव को किस तिथि को पारित किया था या फिर अपनाया था, तो 22 जनवरी 1947 को। डेट दोनों आप लोग याद रखिए। बाद बाकी आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है और संविधान के प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, तो ये याद कर लीजिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, अभी आप लोगों ने देखा हम भारत के लोग, यहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। बहुत बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, तो याद रखना हम भारत के लोग। अच्छा, आप लोग बहुत बार अध्ययन करते हैं इस टॉपिक का, लेकिन भारत की प्रस्तावना को कभी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने जो ये प्रस्तावना थी ये वाली, इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग यहाँ से बनने वाले 90% क्वेश्चन यहीं बस इस चीज से सॉल्व हो जाएंगे। ये भारत की मूल प्रस्तावना है जिस तरीके से संविधान में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोगों का प्रस्तावना में दो मतलब है। एक तो मतलब है लौकिक सार्वभौमिकता का, यानी कि इसका अर्थ होता है कि सभी जो व्यक्ति हैं वो समान रूप से क्या हैं, मानव हैं। ठीक है, यहाँ पर जाति, धर्म या फिर किसी समुदाय विशेष के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सब कैसे हैं, सब भारत के लोग हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा, हम भारत के लोगों का अर्थ है कि यहाँ भारत में जनता सर्वशक्तिमान है और जो जनता है वो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। तो हम भारत के लोगों का दो मतलब निकल कर आते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, यानी कि सभी लोग भारत के लोग हैं, यानी कि यहाँ पर जाति, समुदाय, धर्म विशेष को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। दूसरा, जो भारत के लोग हैं वो सर्वशक्तिमान है, यानी कि भारत की जनता सर्वशक्तिमान है और वो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो प्रस्तावना ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ये सारे प्रस्तावना में सबसे ऊपर ही दिए गए हैं। इनका क्रम मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिए। देखो, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, और प्रस्तावना में आप देखेंगे तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य। अब देखो संविधान के उद्देश्यों की बात आ गई, ये चीज वहां पर भी थी। न्याय सभी को, स्वतंत्रता, समता यानी कि समानता और बंधुत्व, ये सारे प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। अच्छा, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि जो बात इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, उनको लागू कराने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उद्देशिका की प्रकृति कैसी है, न्याय योग्य नहीं है। बाद बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो न्याय देखो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, ये यहाँ पर आप जब आप मूल प्रस्तावना को भी देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है,
ये देखो लिखा भी गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। देखो ये भी एक विदेशी प्रावधान है, इसको अच्छे से समझिए कि भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब जो ये सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का तत्व है या फिर जो ये जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है 1917 की रूसी क्रांति से। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब देखो प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। ये सारी बातें आपने प्रस्तावना में देखी होंगी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अब देखो अभी मैं आपको दिखाता चलता हूं। देखो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये हो गई। उसके बाद देखो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और फिर 1 प्रकार के भ्रातृत्व यानी कि बंधुता 1 प्रकार की यहाँ पर है। तो 3 प्रकार के न्याय हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, 2 प्रकार की समानता हो गई और 1 प्रकार का आपका क्या हो गया? भ्रातृत्व। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना में हम लोग क्या बात करते हैं? संशोधन की। तो इसमें प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया। और इसमें क्या किया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। यानी कि इस 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया। अब बहुत बार पूछा जाता है ऐसे करके कि ये 3 आपको विकल्प में दे देगा, फिर कोई चौथा दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में मूल रूप से उपस्थित था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। या फिर ये जो शब्द दे के पूछेगा, ये भारतीय संविधान में कब शामिल किए गए, किस संशोधन के द्वारा शामिल किए गए, किसकी सरकार में ये संशोधन हुआ। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रस्तावना है उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, वही बात यहाँ पर लिखी है कि प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इनमें सिर्फ क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में संशोधन किया तो जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है जिसमें कि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लेख हो या फिर वो हिस्सा संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझने वाली है। तो प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है, ये भी याद रखिए। और इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, बाद बाकी प्रस्तावना की जो व्यवस्था है उनके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि संशोधन उसी हिस्से में होगा जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे से या फिर आधारभूत ढांचे से संबंधित नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है
क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कथन कारण और विभिन्न कथनों वाले जो प्रश्न बनते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखो एक मुद्दा उठता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या फिर नहीं। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय का विभिन्न जो वाद हैं, जो केस हैं, उनमें क्या कहना है। तो जो बेरूबाड़ी संघ मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मामले में या फिर किस वाद में, ऐसे करके वाद लिखा होता है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग या फिर संविधान का अंग नहीं माना है। तो बेरूबाड़ी संघ मामले में। लेकिन फिर जब 1973 में उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारती मामला आया तो फिर क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा मान लिया। और उसके बाद जब मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमा जो आया उच्चतम न्यायालय में, उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। तो वर्तमान में हम देखें तो उच्चतम न्यायालय के मत है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस ये याद रखिए। बेरूबाड़ी संघ मामला, इसमें उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। और फिर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में उच्चतम न्यायालय ने दोबारा से इस बात को स्वीकार किया कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का अभिन्न अंग है। और वर्तमान मत भी उच्चतम न्यायालय का यही है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रस्तावना यानी कि संविधान की आत्मा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला एक बहुत ही फेमस केस है। इसमें क्या प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि संविधान में और हर जगह पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि हमारे संविधान के रचयिता थे, इन्होंने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है मौलिक अधिकारों के तहत, जिसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है, तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इनने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपको सीधा सीधा मिले कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो विकल्प में अगर आपको वहां पर प्रस्तावना और संवैधानिक अधिकारों का उपचार दोनों मिल जाता है तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, प्रस्तावना वाला। अगर स्पेशली क्वेश्चन में लिखता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, तो फिर प्रस्तावना और आपको चूज करने के लिए आ जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बीच में, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही संविधान की आत्मा है। क्योंकि क्वेश्चन में ये आगे लिखा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी जो BR अंबेडकर थे, उन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा था। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था UPSSC वगैरह में कि किस निम्नलिखित में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो भी प्रस्तावना में शब्दों का उल्लेख हुआ है तो उनका थोड़ा थोड़ा मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो संप्रभुता एक शब्द यूज हुआ है। इसको तो हम लोगों ने सबसे पहले तभी समझा था जब हम लोग राज्य की कल्पना या फिर संकल्पना को समझ रहे थे। तो संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व होता है और इसका मतलब होता है कि किसी भी बाहरी शक्ति पर अधीन ना होना। ठीक है, तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है
और ना ही किसी विदेशी शक्ति के अधीन है। उसके बाद समाजवादी शब्द का उल्लेख हुआ है प्रस्तावना में। तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसका उद्देश्य क्या है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को खत्म करना, ये समाजवादी का मतलब हो गया। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि भारत में सभी धर्म समान हैं और भारत का कोई एक धर्म नहीं है। ठीक है, भारत के लिए सभी धर्म समान हैं और भारत किसी एक धर्म को मानने वाला नहीं है। उसके बाद देखो लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग हुआ है प्रस्तावना में। तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है भारत में लोगों का शासन है और यहाँ की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, बाद बाकी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए भाषण में कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो पहले तो लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि भारत में कैसी सरकार है जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, यानी कि भारत में लोगों का शासन है। बाद बाकी जो ये आप अंबेडकर जी का कथन देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार ही यूपी पीसीएस ने किसी परीक्षा में पूछा है। तो देखो इनने क्या कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ पर कही थी, संविधान सभा में अपने दिए भाषण में। ठीक है, उसके बाद देखो गणतंत्र की बात कर लो, ये इसका उल्लेख हुआ है। तो गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र में राज्य का प्रमुख क्या होता है, वो परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है या फिर निर्वाचित किया जाता है। अर्थात भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, आप सभी को पता है, और ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आपने देखा होगा आप राष्ट्रपति चुनाव में सीधा राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं, बल्कि आपके द्वारा चुने गए जो विधायक और जो संसद होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। ठीक है, और फिर शब्द किसका उल्लेख है प्रस्तावना में, देखो न्याय का। तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी क्लास खत्म हो गई। एक एक चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझा। तो सबसे पहले मेरा जो मानना है कि इस क्लास को आप लोग जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले इस प्रस्तावना को या फिर कभी भी रिवीजन करें। अब तो खैर क्लास के हम लोग अंत में आ चुके हैं, तो प्रस्तावना के टॉपिक को या फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप प्रॉपर तरीके से प्रस्तावना को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के देख लें, तो यहाँ से बनने वाले 90% क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।